डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति, ब्लॉक 3 यूनिट 10। आज का टॉपिक होगा पाकिस्तान में लश्कर अने राजकारण, पार्ट 2। इसके दूसरे हिस्से के साथ इस अध्याय को आज हम पूर्ण करेंगे। इस लेक्चर का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है। सैन्य हस्तक्षेप के सैद्धांतिक स्पष्टीकरण, जो थियोरेटिकल उसका क्लैरिफिकेशन है, मिलिट्री इंटरवेंशन का पाकिस्तान की राजनीति में, हम उस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तानी सेना का उत्पत्ति और इतिहास, और सारांश के साथ हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। सैन्य हस्तक्षेप के सैद्धांतिक स्पष्टीकरण। नागरिक सैन्य संबंधों पर सिद्धांत कुछ स्थितियों की व्याख्या करते हैं, परंतु सभी बारीकियों को वो समझा नहीं पाते। तो हम देखते हैं कि सिद्धांतों की कमी नहीं है, बल्कि इस विषय की, जो नागरिक सैन्य संबंध जो एक विषय है, इसकी गतिशील जो प्रकृति है इसको दर्शाता है। और पाकिस्तान जैसे देश के विशेषकर इस स्थिति में हम देखते हैं कि ये सिद्धांत का फेलियर नहीं है, बल्कि उसकी गतिशीलता जो है, जो चेंजिंग नेचर है नागरिक सैन्य संबंध का, तो वो सभी बारीकियों को नहीं समझा पाते। सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार लोकतांत्रिक राज्य में सेना नागरिक सत्ता के अधीन रहती है। तो जितने भी डेमोक्रेटिक राज्य हैं, जो लोकतांत्रिक राज्य हैं, वहाँ पर सेना सरकार के अधीन काम करती है, चुनी हुई सरकारों के अधीन रहती है। वहीं प्रोटोरियन राज्य जो होते हैं, वहाँ नागरिक संस्थाएं कमज़ोर होती हैं। जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे में सत्ता के लिए एक प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है। ऐसे राज्यों में राजनीतिक संस्थागतकरण की कमी के कारण सामाजिक ढांचे का राजनीतिकरण बढ़ता है। तो जब राजनीतिक संस्थागत जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो मजबूत नहीं होंगे, तो ऐसे में जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक ढांचा है, उसका राजनीतिकरण होता चला जाता है। यह दृष्टिकोण समझाता है कि 1958 में पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप क्यों हुआ, पर यह नहीं समझा पाता कि पश्चिमी मॉडल अपनाने वाला जो पाकिस्तान राज्य है, वो सैन्य प्रधान क्यों बन गया। 1947 की सेना की तुलना में अगर हम देखें, तो 1958 में जो पाकिस्तान की सेना थी, वो अधिक संगठित और पेशेवर बन चुकी थी। तो ऐसे में माना जाता है कि मतलब जो पेशेवर सेना होगी, वो एक डेमोक्रेटिक जो चुनी हुई सरकार है उसके अधीन काम करेगी, उसके साथ मिलके काम करेगी, वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। परंतु पाकिस्तान के केस में हम ऐसा नहीं देखते हैं। इसके विपरीत राजनीतिक संस्थाएं जो थी, वो पाकिस्तान में कमज़ोर होती चली गई, सत्ता में एक शून्यता पैदा हुआ, और सैन्य हस्तक्षेप को एकमात्र समाधान के रूप में पाकिस्तान में देखा जाने लगा। लुसियन पाई और मॉरिस जेनोविट्स जैसे विद्वानों ने सेना को सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बताया। जो नागरिक और सेना के संबंधों के बीच में विचारक हैं, जो उसके जानकार हैं, ऐसा वो मानते हैं कि सेना जो है वो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है। उनके अनुसार सैन्य हस्तक्षेप सेना की संगठितता और आधुनिकता का भी परिणाम हो सकता है। सेना को एक आधुनिकीकरण के उपकरण के रूप में देखा गया है, न कि केवल सत्तालोभी शक्ति के रूप में। पाकिस्तान में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो नागरिक शासन कालों में सेना और सरकार के बीच संबंध हमेशा से जटिल रहे। हर बार नागरिक अराजकता के बाद सैन्य हस्तक्षेप होता है, परंतु नागरिक सरकारों ने भी सेना को नियंत्रित करने के अपने पुरजोर प्रयास किए।
नागरिक शासन में प्रधानमंत्री की संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार की गई, परंतु व्यवहार में यह नहीं देखा गया, बल्कि चुनौतीपूर्ण स्थिति ही रही सेना और नागरिक शासन के बीच में। पाकिस्तान की सेना को अब केवल बाहरी सुरक्षा का रक्षक नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्था के रूप में पाकिस्तान में देखा जाने लगा। जो बार बार मिलिट्री का इंटरवेंशन होता था पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में, खास करके पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो था, तो ऐसे में उनको बाह्य सुरक्षा के रक्षक के रूप में ना देख के उनको राजनीतिक संस्था के रूप में पाकिस्तान में देखा जाने लगा। यह सेना की अस्थायी राजनीतिक भूमिका को दर्शाता है, जो पाकिस्तान के राज्य संरचना का एक तरह से पर्याय बन चुका था, अंग बन चुका था। पाकिस्तानी सेना के उत्पत्ति और इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रारंभ में जो पाकिस्तानी सेना नागरिक शासन के अधीन बाहरी सुरक्षा की रक्षक थी। जब हम 1947 का परिदृश्य देखते हैं तो उस वक्त पाकिस्तानी सेना केवल बाह्य सुरक्षा को देखती थी और नागरिक शासन के अधीन थी। स्टीफन कोहेन और हसन अस्करी रिजवी के अनुसार ब्रिटिश भारतीय सेना में संपूर्ण मुस्लिम रेजिमेंट्स नहीं थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश का एक अविश्वास उत्पन्न हुआ था ब्रिटिशर्स का, तो इस कारण से भी भारत में जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसमें मुस्लिम रेजिमेंट अस्तित्व में नहीं था। क्लफली के अनुसार विभाजन के बाद जो जाट, राजपूत, सिख, डोगरा रेजिमेंट्स थे वो भारत के हिस्से में आए और जो बलूच और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट्स थे वो पाकिस्तान के हिस्से गए। पंजाब में जो 5 रेजिमेंट्स थे वो दोनों देशों के बीच में विभाजित हुए और जो विभाजन का अनुपात था वो 64 और 36 का था। 64 भारत के हिस्से आए और 36 पाकिस्तान के हिस्से गए। विभाजन के बाद की जो संरचना है वो इस प्रकार थी कि सेना लगभग पूरी तरह मुस्लिम थी, मुख्यतः पंजाबी और पठानी उसमें प्रभावी रूप से थे। 1955 में पूर्वी पाकिस्तान के जो अफसर थे वो केवल 1.57 थे। हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था वो जनसंख्या के मामले में पश्चिमी पाकिस्तान से ज़्यादा था, पर मिलिट्री पॉलिटिक्स में उनका रिप्रेजेंटेशन एज सच उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। और 1963 तक हम देखते हैं कि वो 5% तक रह जाता है। प्रमुख रेजिमेंट्स जो थे वो पंजाब, बलूच, फ्रंटियर फोर्स और सिंध थे। फिर हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की सेना थी उसमें भी एक तरह से जातीय असंतुलन बना रहा। जो बलूच रेजिमेंट थे उसमें बलूचों की ही अनुपस्थिति थी, वो कम संख्या में थे। नागरिक कार्यों में सेना की भूमिका हम देखते हैं 1948 से 1957 तक। तो 1948 में सिंध में बाढ़ जो थी, एक विकराल बाढ़ थी, तो उसमें निपटने में सेना की मदद ली जाती है। इसी तरह 1949 में रावी की बाढ़ से भी जहांगीर के मकबरे को बचाया जाता है। लाहौर की दीवारों वाले शहर की वो रक्षा करते हैं। जूट की तस्करी का एक तस्करी विरोधी अभियान भी 1952 में चलाया जाता है। जो एंटी अहमदिया रॉयट्स होता है, दंगा होता है पाकिस्तान में, उसको भी नियंत्रित करने के लिए 1953 में सेना का एक तरह से सहयोग लिया जाता है। तो ये नागरिक कार्यों में सेना की भूमिका को उस वक्त में दर्शाता है। राजनीतिक भूमिका की शुरुआत भी 1950 के ही दशक में देखी गई प्रत्यक्ष रूप से। 1950 के मध्य तक सेना निर्णय प्रक्रिया में प्रभावशाली हो गई थी। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक तरह से अपना अमिट छाप छोड़ती थी। यद्यपि उनका जो प्रशासन था वो प्रत्यक्ष नहीं था। रावलपिंडी साजिश 1951, 11 सैनिक और 3 नागरिक सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो कम्युनिस्ट शैली की तानाशाही की योजना बनाते हैं। इसी तरह ऑपरेशन सर्विस फर्स्ट 1956, ये पूर्वी पाकिस्तान में खाद्य संकट से निपटने के लिए जो इस अभियान चलाया गया उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी की भूमिका देखी गई। ऑपरेशन क्लोज डोर 1957, यह एक तस्कर विरोधी अभियान था जो सेना का गैर सैन्य कार्य, तीसरा गैर सैन्य कार्य था। और इसका परिणाम क्या होता है कि 1950 के दशक के अंत तक
सेना प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन चुकी थी पाकिस्तान में। और इसी प्रकार 1958 में जो सैन्य शासन की नींव रखी जाती है वो पूरे 1950 1950 के दशक के पाकिस्तान के जो सेना थी उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वो काम कर रहे थे वो 1958 में खुलकर सामने आ जाता है सैन्य शासन के रूप में। अयूब खान का शासन 1958 से 69। अयूब खान के शासन में सेना का प्रभुत्व संस्थागत रूप से स्थापित हुआ। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर नियुक्त हुए। 1962 का संविधान सेना की भूमिका को संवैधानिक मान्यता देता था। अनुच्छेद 17 राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया और उन्हें सेना प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार मिला। अनुच्छेद 238 जो आर्टिकल 238 है, संविधान लागू होने के बाद 20 वर्षों तक रक्षा मंत्री वही बनेगा जिसने लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष पद धारण किया हो। अयूब ने बेसिक डेमोक्रेसी प्रणाली के तहत अर्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव 80,000 बेसिक डेमोक्रेट यूनियन काउंसिलर द्वारा किया जाता था। प्रत्येक काउंसिलर लगभग 1,000 मतदाताओं का जो मतदाता थे उनका प्रतिनिधित्व करता था। राष्ट्रीय और प्रांतीय सभाओं की शक्तियां जो थी सीमित थी, विशेषकर वित्तीय विधेयकों पर, तो इसको एक तरह से सेंट्रलाइज कर दिया गया। शासन और संचालन में अयूब ने नागरिक अधिकारियों पर निर्भरता दिखाई। उनके उप मार्शल प्रशासक अजीज अहमद जो खुद भी मुख्य सचिव थे, तो जो शासन संचालन की व्यवस्था थी उसमें भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा दिखने लगा था। 8 मंत्रालयों के जो नागरिक सचिव थे उनकी सलाहकार परिषद गठित की गई। 1962 के बाद भी नीति निर्माण में जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, सिविल सर्वेंट थे, उनका वर्चस्व बना रहता है। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद शासन की जो लोकप्रियता थी वहाँ पर घटती है, क्योंकि हम देखते हैं 1965 के युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित भी होता है। तो वहाँ जो सैन्य शासन है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के गठजोड़ के साथ वो शासन चला रहे थे, उनकी लोकप्रियता वहाँ पर घटती है। 1966 में संसदीय प्रणाली की मांग उठती है कि इलेक्शन कराया जाए, एक चुनी हुई सरकार को स्थापित किया जाए। 1969 में अयूब खान ने सेना में का समर्थन खोने के बाद सत्ता जो है वो जनरल याह्या खान को सौंप देता है। याह्या खान से भुट्टो युग के बारे में हम पढ़ेंगे। 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के गठन के बाद सेना की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसका जो पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में जो एक तरह से दमनकारी नीति देखा गया, उसका परिणाम ये हुआ कि 1971 में भारत पाक युद्ध होता है और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नया संप्रभु राष्ट्र के रूप में सामने आता है। तो इससे पाकिस्तानी सेना की जो प्रासंगिकता थी, जो उनकी प्रतिष्ठा थी, उसको गहरा आघात पहुंचता है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1970 के चुनाव के आधार पर पाकिस्तान में सत्ता संभाली। भुट्टो ने सिविल सर्विस ऑफ जो पाकिस्तान है उसको समाप्त करके एक एकीकृत प्रशासनिक ढांचा बनाते हैं। अन्य पेशों से लेटरल एंट्री की भी अनुमति दी गई, जिससे नौकरशाही की शक्ति कमजोर हुई। लगभग 1300 अधिकारियों को पद से हटाया गया जब भुट्टो शासन सत्ता में आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से भुट्टो की पार्टी पीपीपी और नौकरशाही के बीच घनिष्ठ संबंध हो गए थे। भुट्टो ने सेना पर नागरिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। हमूदुर रहमान आयोग गठित किया गया जो पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान का एक देश के रूप में जो हार हुई उसको जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की गई। सेना प्रमुखों और कई अधिकारियों को हटाया गया। सेवा प्रमुखों का पदनाम कमांडर इन चीफ से चीफ कर दिया गया। राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनापति और प्रधानमंत्री के अधीन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी गठित की गई। सेवा प्रमुखों का जो सेना प्रमुखों का कार्यकाल था वो 4 वर्ष से बाद में 3 वर्ष किया गया। और
1973 के संविधान में पहली बार सेना की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई। अनुच्छेद 245 में सेना का कार्य परिभाषित किया गया, जो था देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर नागरिक सत्ता की सहायता करना, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जरूरत के हिसाब से ही सहायता करना। संविधान में उच्च राजद्रोह हाई ट्रेजन का प्रावधान जोड़ा गया। भुट्टो युग ने नागरिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि सेना का जो राजनीतिक जो उनका इंटरवेंशन था, हस्तक्षेप था, वो कम नहीं हुआ था। जनरल परवेज मुशर्रफ की जो विकेंद्रीकरण योजना थी, डिवोल्यूशन प्लान थी, वो जनरल अयूब की बेसिक डेमोक्रेसी योजना जैसी ही थी। स्थानीय निकाय चुनाव कराए गए, जिला तहसील यूनियन स्तर पर अधिकार सौंपे गए, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो NAB गठित कर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का दावा किया गया। संविधान संशोधन प्रस्ताव, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री व संसद बर्खास्त करने का अधिकार मिल जाता है। संसद का कार्यकाल 5 से घटाकर 4 वर्ष और मतदान आयु 18 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन होता है, जिसमें सेना का प्रभुत्व रहता है। NSC के अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन, आपातकाल और सरकारों का विघटन। मुशर्रफ ने एक विवादित जनमत संग्रह कराया, जिससे अपना कार्यकाल 5 वर्ष का बढ़ाया और सेना प्रमुख वो बने रहे। परिणामतः नई राजनीतिक व्यवस्था में सेना का जो वर्चस्व था वो हम देखते हैं कि 2000 के दशक तक भी कायम रहा। सारांश के साथ इस अध्याय को हम पूर्ण करेंगे। सारांश में हम देखते हैं कि इस जो पूरे अध्याय का सार है, पाकिस्तान 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप से अलग हुआ और इसका आधार था 2 नेशन थियरी, 2 राष्ट्र सिद्धांत, और इसका श्रेय पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना को 2 नेशन थियरी और पाकिस्तान के एक नए राष्ट्र के रूप में उदय के लिए उनको देखा जाता है। विभाजन के बाद सेना का विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। देश किसी स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकसित नहीं हो सका। संविधान, संसद और राजनीतिक संस्थाएं कमजोर और क्षीण हुई। राजनीतिक शून्य में प्रवेश करने वाली केवल संगठित संस्था थी सेना, जो सत्ता संभालती है। पाकिस्तान में जो राजनीतिक शून्यता उत्पन्न होती है उसका फायदा सेना को मिलता है और पाकिस्तान में एक लंबे समय तक सैन्य शासन बनी रहती है। पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास अब तक सेना और नागरिक शासन, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके बीच अल्टरनेटिंग म्यूजिकल चेयर्स का एक तरह से उदाहरण है, जिसमें असली सत्ता अक्सर सेना के हाथ में रही। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः